Hello everyone, welcome you all to our YouTube channel Edward Swing. My name is Kiran and in our last video we dealt with one of the most important topic of economy, that is GDP, GNP, national income, and this lecture is a continuation of that topic only. So today we will deal with the methods which we use to calculate GDP, okay? But before that, before starting our today's lecture, हम क्विकली समराइज करेंगे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था. ओके, सो वी स्टडीड अबाउट जीडीपी, then GNP, NNP, NDP, then NNP. We studied about national income. ठीक है, तो अब एक बार क्विकली समराइज करेंगे कि कैसे कैसे ये चीज़ें हमने बनाई थी, कैसे कैसे हम इन चीज़ों पे पहुँचे थे. ठीक है, सो जीडीपी जो है दिस इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में जो जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, चाहे वो कोई इंडियन प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो कोई फॉरेनर प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, चाहे कोई इंडियन है या फॉरेनर है, वो प्रोड्यूस कर रहा है तो वो आपकी जीडीपी में काउंट होंगी. ठीक है, अब अगर आपको जीडीपी टू जीएनपी जाना था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जाना था. नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि आपकी नेशनल्स जो हैं, आपकी कंट्री से जो बिलोंग करते हैं, वो कहीं भी जाके अगर इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो अपनी जीएनपी में काउंट करते हो. ठीक है, जैसे कि कोई इंडियन है वो फॉरेनर में जाके काम कर रहे हैं तो उसकी भी इनकम हम जीएनपी में कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, अब जीडीपी टू जीएनपी अगर हमको जाना है तो वी हैव टू ऐड नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, जो कि क्या होती है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, मतलब जो इनकम जो है इंडियंस ने बाहर से कमाई एंड माइनस करना होगा वो इनकम जो कि बाहर वाले फॉरेनर्स जो है उन्होंने इंडिया से कमाई. ठीक है, देन अगर हमको जीडीपी टू एनडीपी जाना है, ग्रॉस टू नेट जाना है, तो हमने क्या किया था, माइनस डेप्रिसिएशन किया था. ठीक है, सिमिलरली अगर आपको जीएनपी से एनएनपी जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन करना होगा. देन वी ऑल्सो सॉ कि नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम होती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. तो ये सब हमने क्या फाइंड आउट किया था पहले, मार्केट कॉस्ट पे एनएनपी. ठीक है, अगर हमको मार्केट कॉस्ट टू फैक्टर कॉस्ट कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम, जैसे फैक्टर कॉस्ट था, फैक्टर कॉस्ट, इसको अगर हमने मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, मार्केट में जाना है हमको तो मार्केट में टैक्सेस लगते हैं तो उस पर क्या करना होगा, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करनी होगी. बट हमको यहाँ पे मार्केट कॉस्ट टू फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो साइंस चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे हमको माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस करने होंगे क्योंकि हमको वापस फैक्ट्री में जाना है. ठीक है, तो वहाँ पे टैक्सेस नहीं लगते, टैक्सेस माइनस कर दिए एंड ऐड करना होगा सब्सिडीज जो कि इनपुट से मिलती है. ठीक है, तो वो हमारा आ जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड उसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. नाउ आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं. तो आज हमने मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी करना है, बट बिफोर दैट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर करेंगे. सो हियर आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ. दिस इज इम्पॉर्टेंट. देन कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी किसने दिया था, साइमन कजनेट ने. एंड जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय, कौन कैलकुलेट करता है जीडीपी को, एनएसओ, दैट इज नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस. तो ये फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस. एंड किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मॉस्पी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. तो ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए. द नेक्स्ट थिंग इज बेस ईयर टू कैलकुलेट जीडीपी. तो जीडीपी को जब भी कैलकुलेट करते हैं तो उसको एक बेस ईयर से कंपेयर करके फिर कैलकुलेट करते हैं एंड वो बेस ईयर कौन सा है, 2011 टू 12. ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है बेस ईयर का एंड वाई इज इट सिग्निफिकेंट, हम क्यों पढ़ते हैं इसको एंड क्यों जीडीपी को इसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, वो चीज़ें भी हम देखेंगे. बट बिफोर दैट आपको ये पता होना चाहिए कि 2011 टू 12 हम 2 ईयर्स को साथ में क्यों लिख रहे हैं. हम सिंपली ये क्यों नहीं बोल रहे कि 2011 इज़ द बेस ईयर या फिर 2012 इज़ द बेस ईयर. हम दोनों को साथ में क्यों लिख रहे हैं, तो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर. अब ये क्या होता है, देखो सिंपली अगर मैं आपको सिंपली पूछती हूँ कि व्हाट इज़ अ ईयर, तो आप कहोगे कि जनवरी टू दिसंबर एक ईयर होता है. ठीक है, बट जब भी हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स की, जब भी गवर्नमेंट को ऑफिशियली फाइनेंशियल चीज़ों के लिए ईयर यूज़ करना होता है तो वो फाइनेंशियल ईयर कहते हैं उसको. ठीक है, एंड वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 1 अप्रैल टू 31 मार्च एक फाइनेंशियल ईयर होता है. एंड जो भी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं या बजट वगैरह आता है उसमें जो भी स्कीम्स होती हैं एक साल के लिए, तो वहाँ पे 1 ईयर किसको कंसिडर करते हैं, इसको. ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि इसको फाइनेंशियल मैटर्स में ये ईयर हम कंसिडर करते हैं. फाइन. नाउ व्हाट इज़ बेस ईयर, ये क्या होता है, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना होगा, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है. इसी के साथ में आपका बेस ईयर भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो देखो सबसे पहले ग्रोथ रेट क्या होती है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में
इस साल कितनी आपकी जीडीपी ग्रो की है, ठीक है, कितना परसेंट ग्रो की है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, उसको हम कहेंगे ग्रोथ रेट। परसेंटेज में होता है ये, ठीक है, ग्रोथ रेट होता है जीडीपी का। सो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, जीडीपी ऑफ प्रेजेंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, दैट इज आप जीडीपी लिखोगे 2021 की माइनस जो लास्ट ईयर की थी 2020 की, डिवाइडेड बाय आपको किसके साथ कंपेयर करना है, तो वो आपकी चीज़ बेस में आती है। तो किसके साथ आपने कंपेयर करना है, लास्ट ईयर के साथ, तो वो कौन सा है 2020। सो जीडीपी ऑफ 2020 इसको कंपेयर करते हैं इंटू 100 रुपीज़, इंटू 100। सो ये आपका बन जाता है जीडीपी का ग्रोथ रेट, ठीक है। ना फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि 2020 में जीडीपी थी 100 रुपीज़ एंड 2021 में जीडीपी हो गई है 120 रुपीज़, ठीक है, तो आप कहोगे कि 20% का इंक्रीज देखने को मिला है, तो 20% ग्रोथ रेट हुआ है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट किया हमने, जीडीपी ऑफ दिस ईयर प्रेजेंट ईयर दैट इज़ 120 माइनस जीडीपी ऑफ लास्ट ईयर दैट इज़ 100 रुपीज़ डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ लास्ट ईयर, वो क्या थी 100 रुपीज़ एंड इंटू 100। तो ये 100 और 100 कैंसिल होता है एंड यहाँ पे 20 आपका आंसर आएगा, तो 20% ग्रोथ रेट हुआ, ठीक है। बट क्या ये एक्चुअल में ग्रोथ हुई है, क्या यहाँ हमको सिर्फ देखने में लग रहा है ग्रोथ हुई है, क्या एक्चुअल में भी इंक्रीज हुई है। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि 2020 में 100 रुपीज़ थे एंड 2021 में 120 रुपीज़ हो गए, लेकिन क्या पता इसमें प्रोडक्शन इंक्रीज ही ना हुई हो, क्या पता लास्ट टाइम जो एक कार 100 रुपीज़ की थी वही एक कार 120 रुपीज़ की हो गई है। यहाँ पे 1 कार से 2 कार्स नहीं हुए, यहाँ पे प्रोडक्शन सेम है, ठीक है, यहाँ पे 1 कार थी, यहाँ पे भी 1 कार है, सिर्फ हमको मॉनेटरी वैल्यू ज़्यादा लग रही है। तो ये किसकी वजह से होता है, इन्फ्लेशन की वजह से। पहले जो कार सिर्फ 100 रुपीज़ की थी, अब वो कार थोड़ी सी महंगी हो गई है एंड एक कार जो है आपको 120 रुपये में मिल रही है, ठीक है। सो आपको कार जो आपकी चीज़ें हैं वो महंगी हुई हैं, आपकी ग्रोथ रेट नहीं हुई, ग्रोथ नहीं इंक्रीज़ हुई है, जस्ट जो आपकी चीज़ें हैं वो महंगी हुई है, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हुई है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। प्रोडक्शन आपकी सेम ही है, जितनी पहले थी उतनी ही है, कोई ग्रोथ नहीं हुई है आपकी इकोनॉमी में। तो इसको ये जो डिस्टॉर्शन आता है आपकी जीडीपी कैलकुलेशन में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ये चीज़ किसकी वजह से हो रही है, महंगाई की वजह से हो रही है, दैट इज़ इन्फ्लेशन की वजह से हो रही है, ठीक है। प्राइस इंक्रीज हो गया चीज़ का, कार का, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ इंक्रीज हुई है। तो ये जो एक डिस्टॉर्शन आती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन आर जीडीपी कैलकुलेशन, तो उस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोई बेस ईयर लेते हैं, मतलब एक कोई आप 10 साल पुराना बेस ईयर ले लो, मान लो 2021 जैसे हमने यहाँ पे लिया, 2011 लिया, जैसे हमने 2011 to 12 ये हमने बेस ईयर लिया, एंड प्रेजेंट जो हम देखते हैं तो 2021 to 2022 ये हमारा प्रेजेंट ईयर हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हमने ये बेस ईयर लिया एंड यहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे कितनी कार्स प्रोड्यूस हो रही थी। अगर वहाँ पे एक कार प्रोड्यूस हो रही थी तो क्या यहाँ पे 2 कार्स हुई हैं, यहाँ पे 3 कार्स हुई है, क्या यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, या सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये वाली जीडीपी निकाली एंड उसको हम एडजस्ट कर देंगे अपना बेस ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उस टाइम पे इस चीज़ के कितने प्राइसेस थे उसके साथ एडजस्ट करेंगे एंड फिर एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे जीडीपी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो हट जाएगा एंड हमारी रियल जीडीपी कितनी है, रियल ग्रोथ कितनी आ रही है, वो सब चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ग्रोथ आपकी हुई है, ठीक है, बट क्वांटिटेटिवली हो सकता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज ना हुई हो, ठीक है, एंड ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन आपका ग्रोथ रेट ज़्यादा लग रहा हो। सो इस इन्फ्लेशन इम्पैक्ट को रिमूव करने के लिए ऑन ग्रोथ रेट हम एक बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं एंड जो करंट प्राइसेस है, करंट प्राइसेस मतलब जो अभी वाले ईयर के प्राइसेस चल रहे हैं उसको आप कन्वर्ट करते हो कांस्टेंट प्राइसेस पे। कांस्टेंट प्राइसेस मतलब जो बेस ईयर के टाइम पे प्राइसेस थे, ठीक है, उसमें आप कन्वर्ट करते हो एंड उनकी जो रेशो होती है, मतलब आज वाला जो आपका करंट प्राइसेस है, ये अपना जीडीपी जो आज वाली है दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी, या इसको हम बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइसेस, ठीक है। आज वाली जो जीडीपी है प्रेजेंट वाली, डिवाइड हम उसको करते हैं रियल जीडीपी से। रियल जीडीपी क्या होती है, जो बेस ईयर के साथ हमने कंपेयर करके करी, बेस ईयर वाली यहाँ बोल सकते हैं कांस्टेंट प्राइसेस वाली जीडीपी, उसको करेंगे, मतलब नॉमिनल जीडीपी ऊपर डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100 करेंगे, तो ये हमारा होता है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। इससे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हट जाएगा। सो अगर मैं आपको इसको क्रक्स इसका बताऊँ तो इन्फ्लेशन हो गई है। इन्फ्लेशन क्या होता है, हम बोलते हैं बैलून को इन्फ्लेट करो, बैलून को फुलाओ, ठीक है, तो वो होता है इन्फ्लेट करना, मतलब कि उसका साइज़ बढ़ गया, ठीक है, बैलून को आपने इन्फ्लेट कर दिया, उसको फुला दिया। एंड जब इसको हमने कम किया उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन, डिफ्लेट हो गया वो। तो डिफ्लेट होता है कम करना, इन्फ्लेट होता है ज़्यादा करना, ठीक है। तो इन्फ्लेशन हो गई है, इसको कट करने के लिए, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट को हटाने के लिए हमने डिफ्लेटर यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको नाम से पता चल जाएगा कि डिफ्लेटर क्या है, जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम करता है, ठीक है। सो दिस इज़ आर जीडीपी डिफ्लेटर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
Then next, what are the methods to calculate GDP? So we have three important methods to calculate GDP. First is expenditure method, second is income method and third होता है प्रोडक्शन मेथड. ठीक है, प्रोडक्शन मेथड या फिर इसको बोलते हैं GVA मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये दोनों डिस्कस करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड. तो एक्सपेंडिचर मेथड अगर हम देखें तो इसको याद रखने का फॉर्मूला क्या होता है, जिग्जम. जिग्जम मीन्स CIG, जिग जम XM. ठीक है, यहाँ हर जगह प्लस साइन आएगा एंड यहाँ पे माइनस साइन आना है. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है वो बताती हूँ मैं. सी होता है कंजम्पशन. कंजम्पशन मतलब आप कितना खर्चा कर रहे हो, एंड इसमें सी में आता है प्राइवेट कंजम्पशन. ये जो हाउस होल्ड्स होते हैं, हम लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, या जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो कितना खर्चा कर रही है, वो कितना कंज्यूम कर रही हैं, तो वो चीज़ आती है जिग्सम. हम ये एक्सपेंडिचर मेथड देख रहे हैं ना हमने, तो प्राइवेट वाले जो खर्चा कर रहे हैं उसको हम कहेंगे कंजम्पशन. ठीक है, देन आई क्या होता है, इन्वेस्टमेंट. तो जो आप लॉन्ग टर्म वाली चीज़ों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जहाँ से आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिले, तो उसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट. ठीक है, जैसे आपने कोई कार ले ली, आपने कोई हाउस ले लिया, आपने कोई लैंड ले ली. ठीक है, मतलब जो लॉन्ग टर्म आप चीज़ यूज़ करोगे, लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा देगी वो चीज़, उसको हम कहते हैं, अगर आप वहाँ पे पैसा लगाते हो उसको आप कहते हो इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो आई मतलब इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंडिचर कर रहे हो. जी होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है. ठीक है, एक्स होता है आपका एक्सपोर्ट एंड एम होता है आपका इम्पोर्ट. सो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इम्पोर्ट को हम माइनस करते हैं एंड बाकी सब चीज़ें जो है आप ऐड करते हो. ठीक है, एंड अगर आपसे कोई पूछता है कि हमने इम्पोर्ट वाला माइनस क्यों किया, वो भी तो एक्सपेंडिचर है ना, तो उसको हमने माइनस क्यों किया, उसको क्यों नहीं हमने कैलकुलेट किया. देखो, जब भी आप कंजम्पशन करते हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है या एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, तो इससे क्या हो रहा है, पैसा कंट्री के अंदर ही रह रहा है. आप, ये आपकी कंट्री है. ठीक है, आप कंजम्पशन कर रहे हो, एक इंसान से दूसरे इंसान के पास पैसा जा रहा है. आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तब भी एक इंसान से दूसरे इंसान के पास पैसा जा रहा है, लेकिन वो अपनी कंट्री में ही जा रहा है. एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको बाहर से इंडिया में पैसा आ रहा है. ठीक है, बट इम्पोर्ट में क्या होता है, आप अपनी कंट्री से बाहर भेज रहे हो. अब बाहर भेज दिया पैसा, तो आप उसको अपनी GDP में कैसे कैलकुलेट करोगे. ठीक है, तो ये उसका लॉजिक होता है कि इम्पोर्ट वाला जो एक्सपेंडिचर है उसको हम माइनस करते हैं, क्योंकि वो कंट्री के बाहर गया. ठीक है, तो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते अपनी GDP में. बाकी जो चीज़ें हैं वो कंट्री के अंदर ही रहती हैं, तो उसको कैलकुलेट करना है. फाइन. नाउ जैसे हमने ये कंजम्पशन देखा, तो कंजम्पशन क्या था, प्राइवेट कंजम्पशन की बात करते हैं, इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज जो खर्चा करती है. एंड कंजम्पशन में हम इंडियन एंड फॉरेन गुड्स, मतलब कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं या इंडिया से कोई चीज़ ले रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे कंजम्पशन में दोनों को ऐड कर लेंगे, लेकिन बाद में जितने भी हमने इंपोर्ट की है चीज़ें उनको माइनस कर देंगे अलग से. ठीक है, एंड अगर आपका याद रखना है कि सेकेंड हैंड गुड्स जो होती हैं वो कभी भी GDP में इंक्लूड नहीं होती. क्यों, क्योंकि अगर आप सेकेंड हैंड गुड को काउंट करोगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी. कैसे, अब जैसे आपने किसी से कोई कार ली है. ठीक है, किसी ने पहले मार्केट से कार ली, न्यू हैंड मतलब न्यू कार ली, एंड वो कार कुछ टाइम बाद यूज़ करके वो आपको दे रहा है. यहाँ पे अपने एक बार GDP में कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है, आपने उनसे सेकेंड हैंड पे कार ली, तो अब दोबारा से अगर आप इसको GDP में कैलकुलेट करोगे तो 2 बार काउंटिंग हो जाएगी ना इसकी. तो वो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम सेकेंड हैंड गुड्स नहीं काउंट करते बीच में. ठीक है, देन इफ़ यू हैव अ एग्जिस्टिंग हाउस, आपका एक ऑलरेडी घर है. ठीक है, उसका रेंट जो होगा, मतलब आपने घर रेंट पे नहीं दिया है, बट तब भी आप खुद तो यूज़ कर रहे हो ना उसको, एंड उसकी रेंटल वैल्यू जो है, अगर आप उसको उसी घर को किसी को रेंट पे देते आपको पैसा मिलता. ठीक है, लेकिन अगर आपने रेंट पे नहीं भी दिया है, आप खुद यूज़ कर रहे हो, तब भी क्या होगा, उसको आप कंजम्पशन में यूज़ करोगे, कंजम्पशन में ऐड करोगे. ठीक है, क्योंकि आप खुद तो कंज्यूम कर रहे हो ना उतना. लेकिन याद रखना है, न्यू हाउस को आप कंजम्पशन में ऐड नहीं करते, क्योंकि कोई भी न्यू चीज़ है ना, जब न्यू हाउस है तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करोगे, बट वो न्यू हाउस है तो इसलिए आप उसको इन्वेस्टमेंट में लिखोगे, कंजम्पशन में नहीं. ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कोई भी टेंजिबल चीज़ हो, चाहे मतलब कार वगैरह जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो चीज़ को, इनटेंजिबल हो चाहे, जैसे कि आपका कोई सॉफ्टवेयर आपने लिया. ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करी, या फिर आपने कोई पेटेंट राइट्स लेने के लिए IPR में मतलब इन्वेस्ट कर दिया. तो ये हम पेटेंट्स वगैरह क्या होते हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो इनटेंजिबल मतलब आपको वो चीज़ आप देख नहीं सकते, जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर कोई ऐप डेवलप करना है. ठीक है, कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो उसके लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप देख थोड़ी ना सकते हो, बट इनटेंजिबल चीज़ है, एंड उसकी इन्वेस्टमेंट को भी हम इन्वेस्टमेंट में काउंट करते हैं. देन रॉ मटेरियल जो होता है, जितनी भी इनपुट होती है वो आपकी इन्वेस्टमेंट में आती है. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप इनपुट, वो जो आपको रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, आपको लॉन्ग टर्म में वो फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि उससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा. रॉ मटेरियल है, आपने बहुत सारा रॉ मटेरियल लिया, उससे आपने लास्ट में एक चीज़ अपनी डेवलप करी, वो फाइनल गुड आपने तैयार किया, कोई फ़ोन तैयार कर दिया या फिर कोई क्रॉप प्रोड्यूस करी. ठीक है, अपने रॉ मटेरियल को यूज़ करके, तो वो रॉ मटेरियल आपको रिटर्न में बेनिफिट देगा, और जब इसकी फुल
फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर दोगे तो उसको बेच के आपको रिटर्न मिलेगा। तो रॉ मटेरियल जो है आपकी इन्वेस्टमेंट है, जब इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो बाद में आपको इसका फाइनल प्रोडक्ट तैयार होकर मार्केट में जब बिकेगा तो वो आपको उस पर रिटर्न मिलेगा, ठीक है। देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा, गवर्नमेंट जो भी अपने स्टाफ को सैलरी देती है, जितने भी उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको जो भी सैलरी वगैरह देनी है तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। याद रखना है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते। अब गवर्नमेंट ने कोई पेंशन दे दी किसी को, ओल्ड एज पेंशन दे दी या फिर डिसेबिलिटी पेंशन दे दी या फिर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए हैं, ठीक है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह दिया है, मतलब ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट दे रहा है फ्री में, तो वो हम कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स। याद रखना है कि इनको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करेंगे, इनको हम सबको इंक्लूड करते हैं कंजम्पशन में, क्योंकि जब ये पैसा लोगों के हाथ में आ गया तो वो कंज्यूम करेंगे, उसको खर्च करेंगे, ठीक है, डे टू डे लाइफ के लिए, तो उसको हम कंजम्पशन में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे बट यहाँ पे करेंगे। अब अगर आपको डाउट आएगा कि यार हम जीडीपी में तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स को इंक्लूड करते नहीं हैं, तो यहाँ पे हम कंजम्पशन में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसका एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि इंडिया ये वाला मेथड यूज़ ही नहीं करता। इंडिया कौन सा मेथड यूज़ करता है, प्रोडक्शन मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी, ठीक है, हम इसको बोलते हैं जीवीए मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। इंडिया करंटली ये वाला मेथड यूज़ करता है, ये यूज़ नहीं करता, तो इसीलिए हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स को कंजम्पशन में भी ऐड नहीं करते, ठीक है, मतलब हम ये वाला मेथड यूज़ ही नहीं करते। अदरवाइज अगर करते होते तो कंजम्पशन में ऐड होना था ट्रांसफ़र पेमेंट्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इज इनकम मेथड। अच्छा, यहाँ पे जो बाकी बचा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, वो तो मैंने आपको समझा दिया है कि एक्सपोर्ट क्या होता है, कंट्री के एक्सटीरियर में जाना चीज़, आप सामान कंट्री के बाहर भेज रहे हो, एंड इंपोर्ट क्या होता है, कंट्री में अंदर लाना चीज़, ठीक है, सो बाहर से आप इंडिया में मंगा रहे हो कोई चीज़। नेक्स्ट कम्स योर इनकम मेथड। सो इनकम मेथड क्या है, यहाँ पे आप जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि जहाँ भी आप प्रोडक्शन करते हो उस प्रोडक्शन में कौन कौन से आप मेन फैक्टर्स यूज़ करते हो। तो अपने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, आपको लेबर चाहिए, ठीक है, मतलब वर्कर्स चाहिए काम करने के लिए, आपको कैपिटल चाहिए, मतलब पैसा लगाना पड़ेगा। कैपिटल यहाँ पे इकोनॉमी में पैसे को बोलते हैं, ठीक है, आपने जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। एंटरप्रेन्योर मतलब दिमाग वाला एक बंदा भी चाहिए जो पूरा प्लान करेगा चीज़ों को कि कैसे कैसे चीज़ें होनी है। एंड लैंड भी चाहिए, आपको अगर क्रॉप उगानी है, कोई फैक्ट्री स्टार्ट करनी है तो आपको लैंड तो ज़रूरी है। तो ये 4 जो होते हैं इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इन पे जो इनकम मिलती है उस इनकम को ऐड करते हैं इनकम मेथड में। तो लेबर की जो इनकम होती है, वर्कर्स की इनकम, वो क्या होती है, वेजेस, उनको जो डेली वेजेस मिलते हैं या वीकली वेजेस मिलते हैं। कैपिटल पे क्या मिलता है, मतलब आपने लोन वगैरह लिया तो उस पर क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। एंटरप्रेन्योर जो है उसको प्रॉफिट होता है, मतलब आपने कोई अपनी कंपनी स्टार्टअप स्टार्ट किया तो उसमें आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो एंटरप्रेन्योर की इनकम क्या होती है, प्रॉफिट जो उसको मिल रहा है। एंड लैंड पे क्या इनकम होती है, रेंट। तो इन सभी को ऐड करते हैं हम इनकम मेथड में, फाइन। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे जीडीपी निकलेगा एट फैक्टर कॉस्ट। क्यों, क्योंकि आप फैक्ट्री पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके फैक्ट्री में उनकी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे इनकम मिल रही है उसको आप काउंट कर रहे हो, तो जीडीपी क्या निकलेगी एट फैक्टर कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सपेंडिचर मेथड में खर्चा आप कहाँ पे करते हो, मार्केट में जाके खर्चा करते हो ना, तो वो जीडीपी निकलेगी एट मार्केट प्राइस। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्शन और जीवीए मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखनी है कि इंडिया जो है अभी करंटली ये यूज़ करता है। तो क्वेश्चन आता है कि इंडिया कौन सा मेथड यूज़ करता है टू कैलकुलेट जीडीपी, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस, ठीक है। नाउ जीवीए क्या होता है, ऑलरेडी बताया मैंने आपको, ग्रॉस वैल्यू एडिड। तो ये मेथड होता है, इसमें कैलकुलेट कैसे करते हैं, वैल्यू एडिड एट ईच स्टेज। तो आपने एक फाइनल गुड बनाया, ठीक है, जैसे आपने फ़ोन बनाया या आपने कार बनाई, तो उसमें जितने भी वैल्यू एडिशन हुई है उसमें उस सभी को आप ऐड करते चलो, तो वो आपका बन जाएगा जीवीए मेथड के थ्रू जीडीपी। या एक और फॉर्मूला है इसका, फाइनल प्रोडक्ट जो बना, जितने भी आपने फाइनल प्रोडक्ट्स बनाए माइनस इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं उनको आप माइनस कर दोगे बीच में से, ठीक है, तो आपका बन जाएगा जीडीपी थ्रू प्रोडक्शन मेथड। तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी चीज़ बनानी है तो पहले आपने जैसे ट्रैक्टर बनाना है, इंजन बनाना है या स्टील तैयार करनी है, तो आपको क्या करना होगा, पहले माइनिंग करनी होगी। सो माइनिंग आपने की। अब माइनिंग जो है वो आप नेचर से लेते हो, ठीक है, माइनिंग आपने खोद के जो है वो अपना ओर निकालना है, कोई भी मिनरल ओर, तो आपको उसके लिए कोई वैल्यू एडिशन नहीं करनी पड़ी, वो आपने एक क्रूड सी चीज़ निकाली, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है उसमें, तो इसको आपने 0 रुपीज़ माना, ठीक है, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुई है। देन अगर आपने माइनिंग में मतलब वो जो आपका मिनरल ओर निकला जो भी, ठीक है, उसमें से आपने आयरन निकाला, आपने जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आयरन ओर से आपने आयरन निकालिया मान लो, ठीक है, आपको उसको प्रोसेसिंग वगैरह करके थोड़ा रिफाइन करके उसमें मतलब 100 रुपीज़ आपके लगे वैल्यू एडिशन के लिए, एंड आपका स्टील तैयार हो गया, ठीक है। तो ये स्टील की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 रुपीज़, क्योंकि आपने 100 रुपीज़ की वैल्यू एडिशन की है उसमें।
देन आप क्या करते हो, उस स्टील में भी 400 रुपीज़ की और वैल्यू एडिशन करते हो, उसको थोड़ा सा और प्रोसेसिंग करते हो उसकी, मतलब उसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चाहिए वो सिस्टम वगैरह लगाते हो एंड इंजन तैयार कर लेते हो। तो 100 रुपीज़ ये थे एंड 400 रुपीज़ की आपने वैल्यू एडिशन की, तो कितने रुपीज़ हो गए, 500 रुपीज़ का आपका इंजन तैयार हो गया। अब इंजन बन गया, अब आपको चाहिए एक ट्रैक्टर बनाना है आपने उसका, ठीक है। तो इंजन तो आपका तैयार बैठा है, लेकिन बाकी जो चीज़ें ट्रैक्टर में लगनी होती है, ठीक है, आप वो लाओगे, उसकी वैल्यू एडिशन करोगे, सब कुछ जितने भी उसके कंपोनेंट्स है उसको जोड़ोगे, तो आपका 500 रुपीज़ का और वैल्यू एडिशन हो गई, ठीक है। सो 500 रुपये आपके यहाँ पे लग रहे हैं और 500 यहाँ पे लग रहे हैं, तो ट्रैक्टर की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1000 रुपीज़, ठीक है। सो यहाँ तक आपको क्लियर है कि कैसी कैसी चीज़ें हुई। तो यहाँ पे आपकी फाइनल प्रोडक्ट्स, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे आपकी कौन कौन से फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, तो याद रखना है कि ये आपका जहाँ पे भी वैल्यू एडिशन होती है ना, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है। जैसे स्टील में आपकी वैल्यू एडिशन हुई है, तो अब ये मार्केट में बिक रहा है एज ए फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपका स्टील जो है इट इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट। देन आपका इंजन जो है वो भी, बेशक वो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रैक्टर में हम उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड की तरह यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में तो वो क्या है, वहाँ पे वैल्यू एडिशन कुछ ना कुछ हुई है, मार्केट में वो एज अ इंजन भी बिक रहा है, तो हम इसको भी फाइनल प्रोडक्ट मानते हैं, ठीक है। सिमिलरली ट्रैक्टर जो है ये भी फाइनल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि टोटल फाइनल प्रोडक्ट्स की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़, 500 एंड 1000 रुपीज़, तो कितना हुआ 1600। एंड हमने क्या कहा था कि फाइनल में से हमने माइनस करना है इंटरमीडिएट गुड्स। तो अब यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स कौन कौन सी है, ट्रैक्टर को तो हम यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रैक्टर जो है वो फाइनल गुड लिया है। तो इसमें ट्रैक्टर में इंटरमीडिएट गुड कौन कौन सी यूज़ हुई है, तो वो आपका हुआ है इंजन, ये भी एक इंटरमीडिएट गुड की तरह यूज़ हुआ है। आपका स्टील यूज़ हुआ है, और माइनिंग जो है वो तो चलो 0 रुपीज़ है, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। तो आपके कितने रुपीज़ हो गए, 100 रुपीज़ यहाँ पे एंड 500 यहाँ पे, तो माइनस आपने करने होगी जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है, तो वो हो जाएगा 600 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल आपका जो GDP निकल जाएगा बाय GVA मेथड, वो क्या होगा, 1000 रुपीज़ यहाँ पे निकला। एंड सिमिलरली अगर हम देखें, जो हमने एक और चीज़ देखी थी ना कि GDP क्या होता है, वैल्यू एडिड एट ईच स्टेज, तो हर एक स्टेज पे कितनी वैल्यू एडिशन हुई है, अगर हम उस फॉर्मूला से देख लें, ये तो हमने देख लिया कि फाइनल माइनस इंटरमीडिएट वाला फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। अगर हम वैल्यू एडिशन वाला मेथड यूज़ करें तो उसमें क्या होता है, 100 रुपीज़ की यहाँ पे वैल्यू एडिशन हो रही है, 400 की यहाँ पे हो रही है एंड 500 की यहाँ पे हो रही है, टोटल कितना हो गया, 500, 400 एंड 100, 1000 रुपीज़ वहाँ से भी आपका निकल गया। तो देखो सेम है दोनों, यहाँ पे भी 1000 एंड यहाँ पे भी 1000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा निकलता है GDP बाय प्रोडक्शन मेथड और GVA मेथड, समझ में। देन ये जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था कि वैल्यू एडिड एट ईच स्टेज, इनको ऐड कर देना है, या फिर फाइनल माइनस इंटरमीडिएट वैल्यू, तो इससे हमारा क्या आता है, फाइनल GVA एट बेसिक प्राइस, ठीक है। GVA एट बेसिक प्राइस, अब हम इसको GVA एट बेसिक प्राइस को हमने कन्वर्ट करना है GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइस। तो पहले हम क्या करेंगे, GDP एट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। सो वो कैसे होगा, हम सिंपल जब फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे इसको करना होता है सेम यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। प्लस इनडायरेक्ट टैक्स कर देना है एंड माइनस सब्सिडीज़ कर देनी है, क्यों, क्योंकि मार्केट की तरफ जाना है, तो मार्केट में क्या होता है, टैक्सेस लगते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दो, एंड सब्सिडीज़ जो है वो इनपुट पे होती है, तो सब्सिडीज़ को माइनस कर दो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, GVA प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ करा, ये क्या हो जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो इसी से हमारा निकलता है फिर GDP एट मार्केट प्राइस, GVA एट बेसिक प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करा, तो क्या आ गया, GDP एट मार्केट प्राइस, एंड फिर GDP एट मार्केट प्राइस को एडजस्ट करना है विद बेस ईयर, एंड वो हमारा बन जाएगा फाइनल GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस, ठीक है। देन अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि GDP जो है, अगर क्वेश्चन आता है कि GDP को फाइनल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ऑप्शन से जैसे GDP एट करंट प्राइसेस या GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था किसी मॉक में या फिर किसी एग्जाम में ही आया था। तो आपको याद रखना है कि GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस जो है ये ऑफिशियल वाला है, ठीक है। हम बेस ईयर से जब एडजस्ट कर लेते हैं तो वो हमारा फाइनल ऑफिशियल GDP होता है, तो करंट वाला नहीं होता, कांस्टेंट वाला होता है, फाइन। देन नेक्स्ट इज हाउ टू कन्वर्ट फैक्टर कॉस्ट इनटू मार्केट प्राइस और बेसिक प्राइस इनटू मार्केट प्राइस, तो इनका क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट तब भी हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। सो फैक्टर कॉस्ट टू बेसिक प्राइस जब भी हमको जाना होता है, तो हमको क्या करना होता है, वही होगा कि टैक्सेस को ऐड करना है, सब्सिडीज़ को माइनस करना है, ठीक है। क्योंकि हम फाइनली हमको जाना कहाँ पे है, मार्केट प्राइस में जाना है, तो मार्केट की तरफ जा रहे हैं हम, तो प्रोडक्शन टैक्सेस को ऐड करा एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज़ को माइनस कर दिया, ठीक है। क्योंकि फैक्ट्री में क्या हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्शन टैक्सेस। एंड जब बेसिक प्राइस जो मार्केट प्राइस जाना है, तो प्रोडक्ट टैक्सेस,
प्रोडक्ट सब्सिडीज़, बस इतना ही डिफरेंस है इनमें। यहाँ पे प्रोडक्शन है एंड यहाँ पे वर्ड है प्रोडक्ट, बाकी सब सेम है कि टैक्सेस को ऐड करना है एंड सब्सिडीज़ को माइनस करना है, ठीक है। देन विल सी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन आर GDP। सो 3 तरह के सेक्टर होते हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। सो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी मतलब आपको प्राइमरी चीज़ों से, आपको नेचर से आप डायरेक्टली चीज़ ले रहे हो, ठीक है। तो नेचर से जब आप डायरेक्टली चीज़ लेते हो तो वो हो जाएगा आपका प्राइमरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, तो ये आप डायरेक्टली नेचर से चीज़ें ले रहे हो। माइनिंग में आप क्या करते हो? डायरेक्टली ज़मीन को खोद के उससे मिनरल्स निकालते हो। एंड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये तो पता ही है सबको, डायरेक्टली आप नेचर को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो प्राइमरी सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है GDP में दैट इज़ 20.2%, ठीक है। ये लेटेस्ट वाला डेटा है 20.2%, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? जहाँ पे आपने वैल्यू एडिशन करी। यहाँ पे क्या है? प्राइमरी सेक्टर में आपने जो नेचर है वहाँ से डायरेक्टली चीज़ ली, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में आपका प्रोसेसिंग वगैरह होती है, वैल्यू एडिशन होती है। तो उसमें क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि आपने कोई क्रॉप ली है, ठीक है, आपने कॉटन प्लांट जो है उनको लिया एंड उसका कॉटन क्लॉथ्स बना दिए, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल्स में यूज़ किया आपने उसको, तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, वैल्यू एडिशन हुई, तो दैट वो सेकेंडरी सेक्टर। तो याद रखना है आपको कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 17% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अकेले वो है कॉन्ट्रीब्यूशन है GDP में, ओके। देन कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को भी आप यूज़ करते हो वैल्यू एडिशन के लिए। देन गैस एंड वाटर सप्लाई, गैस एंड वाटर सप्लाई से क्या होता है? इससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये सब सेक्टर्स हैं जो कि वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो इस सेकेंडरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? लेस देन 30%। इसका है 20% प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का अप्रॉक्सीमेटली 30%। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इज़ योर टर्शियरी सेक्टर। सो टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग सर्विस, टीचिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, होटल्स, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। तो ये सब सर्विसेज आती है आपकी टर्शियरी सेक्टर में। एंड याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है GDP में? टर्शियरी सेक्टर का, मोर देन 50%। तो टर्शियरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सेकेंडरी सेक्टर में थोड़ा कम है 30%, प्राइमरी सेक्टर में 20%। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नोटिस, जब भी हम बात कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन कितनी है डिफरेंट सेक्टर्स की GDP में, तो आप देख रहे हो इस तरह से ये ग्रो कर रहा है। मतलब यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज़ किया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, ये आ गई अपनी GDP की कंट्रीब्यूशन। लेकिन जब भी हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में कितनी कंट्रीब्यूशन है, तो वो इस तरह से जाता है ये, ठीक है। मतलब टर्शियरी सेक्टर में सबसे कम एम्प्लॉयमेंट है, सबसे कम लोग एम्प्लॉयड है यहाँ पे। देन आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में एंड सबसे ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, करीबन 49%, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो कि GDP की कंट्रीब्यूशन इस तरह से बढ़ रही है, बट एम्प्लॉयमेंट जो है बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक साइकिल ऑफ इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमिक साइकिल जो है किस तरह से चलता है, किस तरह से पहले बूम फेसेस आते हैं, मतलब इकोनॉमी हमारी एक्सपैंड करती है, देन इकोनॉमी की सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब होती है, फिर बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाती है, एंड फिर कैसे धीरे धीरे रिकवर होती है इकोनॉमी, ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? जो भी बूम फेस होता है हमारा, जब इकोनॉमी अच्छे से प्रॉस्पर कर रही है, उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन फेस। मतलब इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है। देन व्हाट इज़ रिसेशन? जब आपकी इकोनॉमी जो है उसकी नेगेटिव ग्रोथ रेट चल रही है। नेगेटिव ग्रोथ रेट मीन्स लास्ट ईयर आपकी GDP थी 100 रुपीज़, इस साल हो गई 90 रुपीज़, नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ ना, -10% का। सो ये जो इस तरह का नेगेटिव ग्रोथ रेट होता है फॉर 2 कंटिन्यूस क्वार्टर्स। अब ये क्वार्टर्स क्या होते हैं? सो अगर हम एक फाइनेंशियल ईयर को देखते हैं इस तरह से, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। सो इसको अगर हम 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करें, क्वार्टर्स मतलब है किसी भी चीज़ के आपको 4 हिस्से करने हैं, ठीक है। सो आपने इसके 4 हिस्से करें, 1 2 3 4। सो इसके जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स हैं, मतलब हर एक क्वार्टर में 3 मंथ्स आते हैं, 3 मंथ्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो 12 मंथ्स हो गए अपने। सो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में, मतलब 6 मंथ्स में अगर आपकी नेगेटिव ग्रोथ रेट हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रिसेशन इन इकोनॉमी, ठीक है। एंड जब वही रिसेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, बहुत सारे सालों तक आपका रिसेशन रहता है, तो वो हो जाएगा आपका डिप्रेशन। तो ये समझ में आया? रिसेशन मतलब कि सिर्फ 2 क्वार्टर्स के लिए आपकी नेगेटिव ग्रोथ है, ठीक है। बट डिप्रेशन मतलब कि बिल्कुल ही डिप्रेशन में चली गई इकोनॉमी, लॉन्ग लास्टिंग रिसेशन हो गया, एंड देन धीरे धीरे जो है वो इकोनॉमी रिकवर करेगी, ठीक है। तो दिस इज इकोनॉमिक साइकिल ऑफ अ कंट्री। देन कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स हैं। जॉबलेस ग्रोथ। तो जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है? जैसे यहाँ पे आपने नोटिस करा होगा, हमने बात करी कि टर्शियरी सेक्टर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है GDP में टर्शियरी सेक्टर का, बट यहाँ पे
एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ही कम है, जॉब्स यहाँ पे जनरेट नहीं होती ज़्यादा, तो ये क्या हो गया, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। इस सेक्टर में क्या हो रही है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, मतलब जॉब्स जनरेट नहीं हो रही बट ग्रोथ होती जा रही है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है। एंड आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि इंडिया ने क्या करा था, ऐसे क्या होता है हमेशा, जो आइडियल सिचुएशन होती है जो डेवलप्ड कंट्रीज फॉलो करती हैं, कि पहले होता है प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है मोस्टली, देन वो जंप करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में जंप करते हैं, एंड देन वो जंप करते हैं लास्ट में टर्शियरी सेक्टर में, मतलब सर्विसेज सेक्टर में। बट इंडिया ने क्या करा था, इंडिया ने सीधे एग्रीकल्चर से सर्विसेज में छलांग लगा दी। ठीक है। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा डेवलप नहीं करा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा डेवलप नहीं है और सर्विसेज सेक्टर हमारा डेवलप्ड है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब जनरेशन करने का स्कोप होता है। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें एम्प्लॉयड हो सकते हैं, बट हमने सीधे यहाँ से यहाँ एंट्री मार दी, तो हमारी ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती थी यहाँ पे वो नहीं हो पाई। तो ये भी आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज GFCF। तो व्हाट इज दिस, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सो ग्रॉस मतलब टोटल, फिक्स्ड कैपिटल जो आपकी फिक्स्ड, यहाँ पे देखो सिंपल अगर बात करते हैं कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, तो जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट करी उससे जो भी आपने कैपिटल क्रिएट की, कैपिटल मतलब आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स जो होते हैं। ठीक है। कैपिटल एक तो आपका होता है मॉनिटरी टर्म्स में, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया कहीं, एंड वो हमेशा क्या करते हो, आप लॉन्ग टर्म चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो पैसा। ठीक है। तब उसको बोलते हैं हम कैपिटल। सो अगर हम बोलते हैं सिंपल की कैपिटल फॉर्मेशन कितनी है, जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट करी उससे जो भी आपकी चीज़ें बनी वो आपकी कैपिटल फॉर्मेशन थी। ठीक है। जब हम बात करें फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की, फिक्स्ड कैपिटल मतलब आपने एक बिल्डिंग बनाई, ठीक है, या फिर आपने एक मशीनरी बनाई, ठीक है, बट उसमें कुछ ना कुछ वियर एंड टीयर हुआ, आपकी बिल्डिंग जो है वो भी थोड़ी सी ख़राब हो गई, रिपेयर करनी पड़ी, एंड मशीनरी जो है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आई, तो वो जो डिस्पोजल हो रहा है, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, या फिर हम बोलते हैं कि डिप्रिसिएशन हो रहा है, उसको हम माइनस कर देंगे, तो बाकी वाली जो बची दैट इज़ आर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। ये जो पार्ट इसका एक थोड़ा सा ख़राब हो गया, उसको अगर हमने माइनस कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा फिक्स्ड कैपिटल, मतलब ये फिक्स है हमारी कैपिटल, बाकी वाली ठीक है गई हमारी वियर एंड टीयर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, बट बाकी वाली जो बची है दैट इज़ फिक्स्ड कैपिटल। तो यही इसका कॉन्सेप्ट होता है, इन्वेस्टमेंट आपने टोटल जितनी की माइनस डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, जो आपके एसेट्स जो है ख़राब हो गए, चले गए। ठीक है। एंड देयरफॉर इट इग्नोर्स डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमने बताया कि डेप्रिसिएशन इग्नोर कर दी, हमने माइनस की है, एंड लैंड परचेजेस को भी हमने इग्नोर करा। क्यों, क्योंकि आपने उस लैंड पे, आपने कोई भी लैंड खरीदा, ठीक है, उस पर आपने अपनी कोई कैपिटल बनाई, इन्वेस्टमेंट करी, तो कोई बिल्डिंग बना ली आपने, कोई कुछ भी बिल्डिंग बनाई या कुछ भी चीज़ बना दी आपने, यहाँ पे इंडस्ट्री क्रिएट करी, तो ये आप इंडस्ट्री में ही उस लैंड की वैल्यू काउंट कर देते हो। ठीक है। आपने जो इन्वेस्टमेंट करके आप जो आपका जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसी में आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में अपना, आपने जब लैंड ली होगी तो वो भी तो आपने पैसा दिया होगा ना उसके लिए, तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट थी, तो आपने ये जो लैंड की कीमत है वो आपने इन्वेस्टमेंट में ऐड कर ली, इसीलिए यहाँ पे हम स्पेशल अलग से लैंड परचेजेस नहीं ऐड करेंगे। ठीक है। तो लैंड परचेजेस को यहाँ पे माइनस कर देंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज कैपिटल आउटपुट रेशो। ये क्या होती है कि आपको कितनी कैपिटल लगानी पड़ रही है, कितना आपको पैसा लगाना पड़ रहा है, इन्वेस्ट करना पड़ रहा है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, तो कितना कैपिटल लगाना पड़ा है एंड आउटपुट कितनी आ रही है, उसकी रेशो होती है ये। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है, मतलब अगर आपको हाई कैपिटल लगानी पड़ रही है किसी आउटपुट के लिए, मान लो आपको 50 रुपये लगाने पड़े एक 10 रुपये का बिस्किट बनाने के लिए, ठीक है, तो वो तो गलत बात हो गई ना, आपको नुकसान हो रहा है, उसका लॉस हुआ। तो हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशो अगर होती है तो वो बैड होती है इकोनॉमी के लिए। देन नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक आता है हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल इनकम की अगर हम बात करें तो हमारी टोटल जितनी इनकम है, ठीक है, आपको जितनी आपकी सैलरी मिली पूरे मंथ की, वो आपकी पर्सनल इनकम है। बट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब कितनी आप डिस्पोज कर सकते हो इनकम, कितना आप इनकम को खर्च कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, तो वो क्या होगा, पर्सनल इनकम जितनी टोटल है आपकी, जो भी सैलरी वगैरह है, माइनस करना होगा बीच में जो आपके इनकम टैक्स वगैरह कट गया। ठीक है। आपकी इनकम का कुछ हिस्सा जो है टैक्स में गया एंड कुछ जो है वो नॉन टैक्स पेमेंट्स में जाएगा, जैसे फाइन्स हो गए। ठीक है। तो इनको आप माइनस कर दोगे तो बाकी जो आपकी बची है इनकम वो आप अपने यूज़ के लिए डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। ठीक है। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब कि कितना आप यूज़ करने के लिए आपके हाथ में बची इनकम। देन नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, सेम ही कॉन्सेप्ट है, जो टोटल अपना NNP है एट फैक्टर कॉस्ट प्लस ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास सिर्फ जो अपनी नेशनल इनकम है खाली वो थोड़ी ना होती है, हमको बाहर से भी कुछ ग्रांट्स मिल रहे हैं, बाहर से भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिलते रहते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स हो रही होती हैं, तो उसको हम कहेंगे, उसको हम ऐड कर देंगे, तो वो हमारी हो जाएगी टोटल डिस्पोजेबल इनकम जो हमारे पास अवेलेबल है खर्च करने के लिए। ठीक है। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि GDP इग्नोर्स डोमेस्टिक वर्क। तो जो आप मतलब आपकी मम्मा जो है वो हाउस होल्ड वर्क करती हैं उसको GDP इंक्लूड नहीं करती। ठीक है।
इसको आप जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हो। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये भी आप जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हो। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि मान लो आपने एक चाइल्ड लेबर के तौर पे, मतलब एक चाइल्ड लेबर है, ठीक है, तो वो काम करके आपको दिन में मान लो 300 रुपये कमा रहा है वो, ठीक है, दिन में 300 रुपये कमा रहे हैं, तो इस तरह से आपको ठीक है फ़ायदा हो रहा है, आपकी जीडीपी में इंक्लूड हो रहे हैं वो पैसे। लेकिन अगर वही बच्चा स्कूल जाता, ठीक है, एंड वो बाद में डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, तो वो लाख रुपए कमाता है एक महीने के, ठीक है, या एक साल के, मतलब जितने भी पैसे कमाता है, तो ये पैसा ज़्यादा होता है, ये कंट्रीब्यूशन कम है, ठीक है। तो ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब जीडीपी इस चीज़ को नहीं देख रहा कि आप इस, मतलब ये जो आपका नुकसान हुआ है चाइल्ड लेबर आपने बेशक करके, आपको टेम्पररी फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है, जीडीपी में पैसा ऐड हो रहा है, बट उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी वजह से हमने क्या लूज़ किया, हमने ये लूज़ किया, ठीक है, तो उस चीज़ को जीडीपी इग्नोर कर देता है। फाइन। So this is it for our today's lecture. Thanks for watching.